रसोई घर देखने में तो बस खाने पीने की जगह लगती है, लेकिन सच कहूं तो ये एक पूरी की पूरी लैबोरेटरी है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो देखने में तो एक बहुत ही साधारण सी कला लगती है, पर असल में ये एक एकदम सटीक मैथमेटिकल फॉर्मूला और एक बेहद दिलचस्प साइंस एक्सपेरिमेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेकिंग की। जरा सोचिए, एक एकदम परफेक्ट और मुलायम ब्रेड कैसे बनती है? क्या ये सिर्फ अंदाजे और अनुभव का खेल है, या फिर इसके पीछे कड़े वैज्ञानिक और गणितीय नियम काम करते हैं? आज हम इसी दिलचस्प रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा की शुरुआत हम बेकिंग के गणित से करेंगे। इसके बाद समझेंगे कि आटे को हमेशा 100% क्यों माना जाता है, हाइड्रेशन का क्या असर होता है, ग्लूटेन की साइंस कैसे काम करती है, और आखिर में बात करेंगे कि एरेशन और ओवन की हीट मिलकर कैसे जादू करते हैं। शुरुआत करते हैं बेकिंग के गणित से, जो असल में हर बेकर की एक यूनिवर्सल भाषा है। तो ये बेकर्स परसेंटेज आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा यूनिवर्सल तरीका है जहां किसी भी रेसिपी के हर एक इंग्रेडिएंट को आटे के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि यहाँ अंदाजा बिल्कुल नहीं चलता। कप और चम्मच के बजाय बेकिंग में ग्राम्स का इस्तेमाल होता है। हर चीज का एकदम सटीक वजन लिया जाता है ताकि रिजल्ट हर बार बिल्कुल परफेक्ट मिले। अब आते हैं इस बात पर कि किसी भी रेसिपी में आटे को ही सबसे अहम क्यों माना जाता है और इसे 100% क्यों रखा जाता है। चाहे घर की रसोई में एक छोटी सी ब्रेड बन रही हो या किसी बड़ी फैक्ट्री में हजारों ब्रेड्स का प्रोडक्शन चल रहा हो, रेसिपी में कितना भी आटा इस्तेमाल हो, उसका वजन हमेशा बिना किसी अपवाद के 100% पर ही सेट किया जाता है। लेकिन सिर्फ आटा ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि आटा ही ब्रेड को उसकी मुख्य संरचना और स्टार्च देता है। एक कांस्टेंट बेसलाइन होने की वजह से किसी भी रेसिपी को मिनटों में स्केल अप या स्केल डाउन किया जा सकता है। अगर सिर्फ प्रतिशत पता हो तो गूंथा हुआ आटा कैसा बर्ताव करेगा और फाइनल ब्रेड का टेक्सचर कैसा होगा, इसका पूरा अंदाजा पहले ही लग जाता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का ट्विस्ट है। स्कूल वाले गणित में प्रतिशत हमेशा मिलकर 100 बनाते हैं, सही कहा ना? लेकिन बेकिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ हर सामग्री सीधे आटे के 100% से जुड़ी होती है। जैसे कि आटा 100 है तो पानी 70 होगा, नमक 2 और यीस्ट 1। ये आम गणित से अलग है, पर है बहुत ही शानदार। इसे एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। अगर 500 ग्राम आटा लिया गया है, जो कि हमारा 100% है, और 70% पानी चाहिए, तो 500 को 0.70 से गुणा करना होगा। रिजल्ट आएगा 350 ग्राम पानी। अगर कल को 1000 ग्राम का बड़ा बैच बनाना हो तो यही फॉर्मूला वहां भी एकदम परफेक्ट काम करेगा। है ना बहुत ही आसान और सटीक तरीका? गणित तो समझ आ गया। अब बात करते हैं हाइड्रेशन की और समझते हैं कि गूंथे हुए आटे में पानी का असली रोल क्या होता है। हाइड्रेशन का असर आटे पर बिल्कुल साफ तौर पर पड़ता है। अगर हाइड्रेशन कम है, मान लीजिए 60% के आसपास, तो आटा काफी सख्त गूंथेगा और अंदर से ब्रेड का टेक्सचर बहुत टाइट होगा, बिल्कुल किसी बेगल की तरह। पर अगर 72% जैसा ज्यादा हाइड्रेशन रखा जाए तो आटा थोड़ा चिपचिपा जरूर हो जाता है, लेकिन जो फाइनल ब्रेड बनती है वो एकदम हल्की, हवादार और बड़े बुलबुलों वाली होती है। एक और बहुत जरूरी बात, खासकर सावरडो के बारे में। सावरडो बनाते वक्त सिर्फ अलग से डाले गए पानी को ही कैलकुलेट नहीं किया जाता। सावरडो स्टार्टर के अंदर जो पहले से ही 50-50 पानी और आटे का मिक्सचर छिपा हुआ है, सटीक हाइड्रेशन निकालने के लिए उस छिपे हुए वजन को जोड़ना भी बहुत अहम है। चलिए अब चलते हैं ग्लूटेन की साइंस की तरफ, जहां गूंथे हुए आटे का असली आणविक जादू यानी मॉलिक्यूलर मैजिक शुरू होता है। विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही शानदार लाइन कही जाती है कि ब्रेड असल में एक इलास्टिक प्लास्टिक फोम है। सुनने में ये शायद किसी फिजिक्स लैब का भारी भरकम शब्द लगे, लेकिन सच कहूं तो आटे के अंदर यही मॉलिक्यूलर रियलिटी चल रही होती है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। गेहूं के आटे में 2 ऐसे प्रोटीन होते हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं, ग्लूटेनिन और ग्लियाडिन। जब पानी और आटा मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर ग्लूटेन बनाते हैं। ग्लूटेनिन का काम है आटे को इलास्टिक बनाना, यानी खींचने के बाद वापस अपनी जगह पर लाना, और ग्लियाडिन उसे प्लास्टिक नेचर देता है, जिससे आटा एक नया आकार लेने के बाद वैसा ही बना रहता है। ये दोनों मिलकर आटे को उसकी वो अनोखी पहचान देते हैं। अब बाकी चीजें इस ग्लूटेन नेटवर्क के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है।
हाई प्रोटीन आटा इस नेटवर्क को बहुत मजबूती देता है। अगर आटे में थोड़ा बटर या तेल मिला दिया जाए तो वो इन प्रोटीन स्ट्रैंड्स को चिकना करके मुलायम बना देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर दही जैसी कोई खट्टी चीज डाल दी जाए तो उसकी अम्लता इस पूरे ग्लूटेन नेटवर्क को एकदम टाइट कर देती है। और अब आखिरी पड़ाव, एरेशन और हीट ट्रांसफर, यानी ओवन के अंदर की फिजिक्स। मिक्सिंग के समय आटे में जो हवा भरी जाती है, जिसे हम एरेशन कहते हैं, उसकी असली परीक्षा ओवन में होती है। ओवन के अंदर गर्मी 3 अलग-अलग तरीकों से ब्रेड तक पहुंचती है। संवहन यानी गर्म हवा का बहाव, विकिरण यानी ओवन की दीवारों से निकलने वाली सीधी गर्मी, और चलन यानी जिस गर्म सतह पर ब्रेड रखी गई है वहां से मिलने वाली डायरेक्ट हीट। ये तीनों भौतिकी के नियम एक साथ काम करते हैं। यहाँ आकर हमारा पहले वाला गणित और फिजिक्स दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। आटे के अंदर जो पानी कैलकुलेट करके डाला गया था, ओवन की तेज गर्मी उस पानी को तुरंत भाप में बदल देती है। जब ये स्टीम अंदर से फैलती है तो ब्रेड तेजी से फूलने लगती है। इसे स्टीम लीवनिंग कहते हैं। मतलब पानी सिर्फ टेक्सचर ही नहीं बल्कि ब्रेड का पूरा वॉल्यूम भी तय करता है। और बिल्कुल आखिर में एक कमाल का केमिकल रिएक्शन होता है जिसे मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। सतह की तेज गर्मी आटे में मौजूद शुगर और एमिनो एसिड्स को आपस में मिला देती है। इसी वजह से ब्रेड की बाहरी परत एकदम कड़क, भूरी और बेहद स्वादिष्ट बन जाती है। यही रिएक्शन उस परफेक्ट कॉम्प्लेक्स फ्लेवर वाले क्रस्ट के लिए जिम्मेदार है। तो ब्रेड के पीछे छिपे इस सटीक गणित और शानदार विज्ञान को समझने के बाद क्या लगता है, रसोई में अगला कौन सा नया और मजेदार वैज्ञानिक बेकिंग प्रयोग होने वाला है? ये जानकारी किसी के भी बेकिंग कौशल को पूरी तरह से बदल सकती है। इस दिलचस्प विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।